उसका जो सामाजिक बिल्डिंग है, सामाजिक उसका बिहार है, उसका सामाजिक अम्बेडकर भवन है, सामाजिक कबीर भवन है, सामाजिक कोई उसकी रचना है, उसको देखना चाहिए। उसकी हालत से समाज की हालत का पता चलता है और उसकी हालत से समाज की नीयत का पता चलता है। सारे तो पंखों के बटन ले गए, हमारे जितने सामाजिक लोग हैं, एक बटन नहीं छोड़ा समाज ने, और इतनी कीलें गाड़ दी हैं कि पता नहीं चल रहा है कि रंग कहाँ है और कील कहाँ है। और दंड लगाओ जो कील गाड़े, ऐसा दंड लगाओ कि जिंदगी में अपने घर में कील गाड़े और समाज की प्रॉपर्टी में कील ना गाड़े, तो समाज चलता है। ऐसे छोड़ते रहोगे तो ये ईंट मिट्टी ले जाएंगे उठा के, तो बनाते रहना कुछ नहीं होने वाला। ये जो यहाँ जो अभी बात हम कर रहे हैं, यहाँ कबीर आश्रम के लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन है? हाथ उठाना कबीर आश्रम के। तो कबीर आश्रम में कबीर साहब ने क्या कहा? संगत करनी है। क्या क्या बोलते थे? मेरे दादाजी कबीर थे, दादाजी थे, तो वो एक तारा बोला करते थे, साधु साधु बहुत करते थे, साधु संगत साधु संगत साधु संगत साधु ऐसे बोला करते थे। मेरा संगत साधु हाँ, टूट जुड़े सोबा। और वो संगत का क्या मतलब है? संगत क्या है? संगत, संग संग और संग दोनों शब्द एक हैं। आदि में संग है वाला, और हिंदी में बाद में संस्कृत किया गया तो गे वाला कर दिया, संग कर दिया। तो कबीर साहब कहते हैं साधु संगत करनी है, संग संग रहना है, संग में गति करनी है। और यहाँ जो बुद्धिस्ट वाले लोग बैठे हैं, क्योंकि कंबाइंड ही है, बुद्ध विहार वाले वो कौन कौन से हाथ उठाए? सारे जो उधर है वो इधर। तो बुद्ध वाले क्या कहते हैं? संघं शरणं गच्छामि। तो हमारे जो संघं शरणं गच्छामि के सिखाने वाले जो कलाकार हैं ना, जिनको ना पानी का पै पता ना ई पता, वो कहते हैं कि ये संघं शरणं गच्छामि का मतलब है कि भिक्षुओं की शरण में जाके लेट जाओ। किसी को कहते ना शरण में चले जाओ। शरण का मतलब ये नहीं है, पहली बात तो शय नहीं है, से है, शरण है। और शरण का मतलब है से माने होता है निज, जैसे कहते हैं ना संस्मरण सुना रहा है, यानी कि अपने निजी स्मरण सुना रहा है। तो क्या कहते हैं? संस्मरण सुना रहा है। संसार माने निज का सार सुना रहा है। ऐसे ही ये जो होता है शरण होता है, इसका मतलब है निज के साथ रण कर रहा है। निज के साथ रण करना है। कैसे करना है? संघ के साथ मिलके निज रण करना है, बुराइयों से या और लोगों से। तब संघं शरणं गच्छामि होता है। और हम क्या कर रहे हैं? संगति। संगति का मतलब संग संग रह के गति, तीनों चीज एक है। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज रहो। और 1927 में कहते हैं समता समाज संघ, 1927 में। और हमारे जो होनहार नेता हैं, उन्होंने आज तक नहीं बताया कि बाबा साहब ने 1927 में संघ बनाया, ना वो चलाया ना वो चल दिया। और किससे किसके गाते हैं, कहानी किसके गाते हैं? बड़े बड़े जो सुपरस्टार हमारे हैं, जब वो भाषण देते हैं तो अपनी बात नहीं कहेंगे, उनका संघ देखो 1925 में ऐसे किया, फिर उन्होंने ऐसे किया, आज वो 100 साल में सत्ता में है, उनका संघ देखो, वो संघ ने ऐसे कर दिया, संघ ने ये कर दिया। अपना नहीं बताएंगे कि तुम्हारे बाप के बाप ने एक संघ बनाया था जिसको संघं शरणं गच्छामि बोलते थे, दुनिया का सबसे बेहतर, और वो जहाँ से आए थे वो संघ सबसे पुराना हमारा है, वो याद नहीं करते, वो उनका याद रहता है। और अपने क्या बनाते हैं? संगठन। और पानी में लिखा हुआ है संगठन का मतलब क्या है? संग संग रह के जिनमें ठन ठन होती है, ठनती है, और उसी पे बना हुआ है। आओ आपस में, इनमें तो ठनाठनी है ना, ठनाठनी है। तो ठनाठनी अगर संग संग रह के नहीं है तो कहते हैं इनमें ठन गई, और अगर संग संग रह के ठनती है तो कहते हैं इनमें तो संगठन है भाई। ये पाली का शब्द पढ़ लेना, मेरी किताब नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 16वां वॉल्यूम दिया है, पूरा पाली की डिक्शनरी है, पढ़ लेना, उसमें संगठन की परिभाषा क्या है। तो संग संग रह के ठनने वाले काम बना दिए, और दूसरे के संग की खूब जो आलोचना करते हैं, खूब गालियाँ बकते हैं, पर एक ने नहीं सोचा कि संघ हमारे बाप दादा का है, हमारी प्रॉपर्टी है। दुनिया वहाँ से सीख के संघ बना गई। बुद्ध से पहले जो संघ था उसको देख के बुद्ध ने संघ बनाया। बुद्ध के संघ को देख के मोहम्मद साहब आए यहाँ, तो ईसा मसीह आए इधर लेह के अंदर, एक उसके अंदर मोनेस्ट्री के अंदर, बुद्ध विहार के अंदर। मैं नहीं कह रहा इस बात को,
इस बात को आप नेट में चेक कर लेना। एक रूस का पत्रकार कहता है कि जो ईसा मसीह का मिसिंग टाइम है, जो लिखा हुआ नहीं है बाइबल में, वो उन्होंने यहाँ एक बुद्ध विहार में गुजारा। वहाँ से बुद्ध भिक्षु से सीखा कैसे भिक्षुणी बनते हैं, कैसे भिक्षु बनते हैं और कैसे संघ बनता है। और इसको उन्होंने अपनी भाषा में कन्वर्ट किया, नन और मंक। मंक भिक्षु को बोलते हैं अंग्रेजी में, उन्होंने अपने यहाँ मंक बोला। और जो उन्होंने संघ सीखा उसको उन्होंने मिस्र बोल दिया, वो मिस्र बना दिया। और उन्होंने बाकायदा सारी चीज़ें वहाँ स्थापित की। और उन्हीं के जो वंशज आए बाद में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी वहीं से संघ सीखा। और तो और सरदारों ने भी संघ वहीं से सीखा, सिखों ने संघ वहीं से बनाया। भाई संघ प्रॉपर्टी हमारी। रोज़ यहाँ बुद्ध विहार में रोज़ यहाँ गाते होंगे 3 बार, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पर संघ में गच्छामि नहीं कर रहे हो, सिर्फ कह रहे हो। कारण क्या है पता ही नहीं है कि संघ में भी जाना है। क्योंकि जो भिक्षु है उन्होंने रटवा दिया कि हमारी शरण में आ जाओ। अरे भाई, कहाँ लिखा हुआ है कि भिक्षु संघं शरणं गच्छामि, और कहाँ लिखा है कि भिक्षुणी संघं शरणं गच्छामि, और कहाँ लिखा है उपासक संघं शरणं गच्छामि, और कहाँ लिखा है उपासिका संघं शरणं गच्छामि। क्या लिखा हुआ है? बुद्ध जैसे व्यक्ति जो दुनिया के सबसे नंबर 1 के जानकार है, वो लिखते नहीं। तो वो जो संघ है, जो भिक्षुणी है, वो किसी भी हालत में भिक्षु संघं शरणं गच्छामि हो सकती है क्या? कोई भिक्षुणी भिक्षुओं के संघ में जा सकती है? नहीं जा सकती, कोई नियम नहीं है। ऐसे ही कोई अगर भिक्षु है तो वो भिक्षुणियों के संघ में नहीं जा सकता। तो अपने अपने संघ में जाएंगे, तो हम भी अपने संघ में जाएंगे। अपने संघ में जाना चाहिए और अपने संघ में ही रहना चाहिए। इस संघ की सोच को किसी ने भी आगे बढ़ाने की न सोची न जानी। काम तो सबने बहुत किया। काम कैसे किया देखो, एक ये अम्बेडकर भवन यहाँ बना हुआ है, एक कबीर आश्रम बना हुआ है, और समणों का और भी कुछ बना होगा। यहाँ सारे समणिया, कोई बमड़ तो नहीं है भाई? कोई बमड़ हो तो चले जाना उठ के, ये समणों की सभा है। हंस रहे हो कि बमड़ हो गया? अच्छा, अरे बता देना, ये बमड़ों के लिए बेकार खामेगा, पेट में से पड़ जाए आपका। तो ऐसे ही विकासपुरी में बुद्ध विहार बना हुआ है। फिर क्या दिल्ली में 300, 350, 400 बुद्ध विहार हैं। कितने सारे अम्बेडकर भवन, कितने सारे कबीर भवन, कितने सारे रविदास भवन, कितने सारे गाडगी भवन, कितने सारे और भवन, कितने सारे और भवन। ये सब समणों के हैं। काम तो हुआ, पर अगर आधी रात के 12 बजे एमरजेंसी आ जाए, चलो प्राकृतिक एमरजेंसी मानते हैं, कोई भूकंप आ जाए, कोई अचानक कोई बाढ़ सी आ जाए, अचानक कोई महामारी सी फैल जाए, अचानक कहीं कोई किसी दूसरे शहर में जाना पड़ जाए, सहायता भेजनी पड़ जाए, कोई समस्या आ जाए, देश के किसी हिस्से में हो जाए, तो कैसे करो? आपके पास कौन सा सिस्टम है? आप कैसे लोगों तक मत पहुंचाओगे अपने लोगों तक? क्योंकि आपने संघ के हिसाब से तो काम किया नहीं, आपने एक छोटी संस्था के हिसाब से काम किया है। काम तो पूरी ज़िंदगी किया है आप पूरी ज़िंदगी काम करके, और उसमें संतुष्ट भी हैं, पर उस संतुष्टि से समाज को लाभ तो नहीं हो रहा है। अगर उस काम करने की संतुष्टि से समाज को लाभ हो रहा होता, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर 70 सालों में सारे के सारे अधिकार लेके आए, बाद में बात करेगा, जो बात मैं बता रहा हूँ दुनिया में कोई नहीं बता सकता। आपको मेरी गारंटी है, इसको ले लेना प्रोफेसर साहब। और 250 प्रोफेसर की मीटिंग में गया था, और वहाँ पहली बार प्रोफेसर ने कबूल किया कि हम तो पढ़ेंगे, हम तो रोटी काम है, हम तो रोटी नहीं है पढ़े। तो आपकी कोई बिजनेस की बात है, कोई बात नहीं, बाद में चलेगा। डिस्टर्बेंस मुझे होती है, आपको होता है, मुझे होती है। तो वो जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की और बड़ी जोरदार मेहनत की, उस जोरदार मेहनत का जोरदार परिणाम आने चाहिए थे। जोरदार परिणाम ये आने चाहिए थे कि बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिए, उसमें आर्थिक अधिकार नहीं हमारे पास में, और उसमें सामाजिक अधिकार की बराबरता नहीं मिली हमें, सिर्फ हमें राजनीतिक बराबरता मिली है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूरा करना था। उसमें हर एक बंदे के लिए आर्थिक अधिकार तय करने थे कि हमारा बच्चा अगर बेरोजगार है तो उसको 20,000 रुपये महीना दो, बेरोजगार भत्ता जैसे दुनिया में मिलता है, या हमारे बच्चे को काम दो, देश का बच्चा है। या जो गैर बराबरी है, जिसमें जाति सिस्टम आता है, या वर्ग भेद आता है, या रंग भेद आता है, या महिला और पुरुष की गैर बराबरी है, वो ख़त्म होनी चाहिए।
ये बाबा साहब काम नहीं कर पाए, दे नहीं पाए, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ नहीं था। भाई वो इतने सारे लोग थे, वो एक प्रस्ताव रखते थे, उससे बहस करते थे, सबका जवाब देते थे, कुछ पास होते थे, कुछ पास नहीं होते थे। तो ये 2 अधिकार, तो हमारे ये 2 अधिकार हमें मिलने चाहिए थे। जब इतना जोरदार काम किया, और कितने संगठन है कुल मिला के, अगर ये सारे संगठन आप गिनोगे, जो भवन बनाने के हैं, या जो आश्रमों के हैं, या जो वृद्ध भवन के हैं, या जो सरकारी कर्मचारियों की अलग अलग संस्था हैं, या जो लड़कों के दलबल हैं, या जो आर्थिक आधार पर जो हमारी कमेटियाँ समितियाँ चल रही हैं वो हैं, या हमारे राजनीतिक क्षेत्र के हैं, या हमारे सामाजिक क्षेत्रों के बोरी भर भर के संगठन हैं, और छोटे मोटे भी हैं, महिलाओं के, युवकों के, इनकी संख्या 29 लाख, और इनमें 4 लाख तो अभी भी काम कर रहे हैं तेजी से। बाकी 29 लाख में 4 लाख हटा दो तो 25 लाख ऐसे हैं जो डम पड़े हुए हैं, वो साल में एक आध कागज वागज निकालते हैं, काम खत्म हो गया, एक दो आदमी की संस्था है। तो ये जो लोग इतने सारे हैं, तो कोई अगर किसी बच्चे से पूछो कि बच्चे बताओ, एक लड्डू अच्छा होता है या 29 लाख लड्डू अच्छे होते हैं, तो बच्चा कहेगा 29 लाख लड्डू अच्छे होते हैं। किसी आदमी से पूछो कि भाई एक संगठन अच्छा होता है या 29 लाख संगठन अच्छे होते हैं, तो कहने को तो संख्या में ज़्यादा संगठन अच्छे हैं, और हम बुरा भी नहीं कहते। अगर परिणाम आते होते तो, अगर अधिकार बचते होते तो, अगर अधिकार बढ़ते तो हम कहते भाई हमारे जितने ज़्यादा संगठन हैं उतना ज़्यादा फायदा हो रहा है हमें, तो इसलिए ज़्यादा संगठन होना फायदे की गारंटी है। पर दुनिया के किसी भी आदमी से आप पूछोगे कि भाई एक संगठन है, समाज के हित के लिए बना है, तो क्या दूसरा बनना चाहिए? तो किसी दूसरे आदमी से पूछो तो पागल हो क्या? जब तुम इकट्ठा करने का काम कर रहे हो तो तुम 2 जगह क्यों इकट्ठा करोगे? तुम 3 जगह क्यों इकट्ठा करोगे? और तुम 4 लाख जगह क्यों इकट्ठा करोगे? अब तुम बेवकूफ़ हो क्या? ये दुनिया में सबसे ज़्यादा संगठन हमारे हैं। दुनिया में इतने संगठन नहीं है टोटल जितने हमारे लोगों ने बना रखे हैं। आज भी संडे में 10 हज़ार जगह ऐसी सभाएँ चल रही होंगी, 10 हज़ार जगह हर एक जगह चल रही होगी, और सुबह 8 बजे लेकर 10 बजे सब चलती हैं। पर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये एक दूसरे से मिली हुई नहीं है, ये एक दूसरे अटैच नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जो समाज जुड़ा हुआ ना हो, जो समाज अटैच ना हो, वो कितनी बिल्डिंगें बना दे, उसके बुजुर्ग कितनी मेहनत कर लें, उसके लोग दिन रात मेहनत कर लें, उसके परिणाम नहीं आ सकते। आज तो संतुष्टि तो मिल सकती है कि मैंने पूरी ज़िंदगी बाबा साहब का काम किया, बुद्ध का काम किया, कबीर का काम किया, फूले का काम किया, साहू का काम किया, महापुरुषों का काम किया, सारे काम किए, पर परिणाम नहीं आ सकता। ये नियम है। परिणाम इकट्ठे होके जो काम करेंगे उसका परिणाम इकट्ठे होने का आएगा, जो अलग अलग करेंगे उसका अलग अलग होने का आएगा। राजनगर की अगर समस्या है कि एक जगह हमें बनानी है जहां हमारी शादी ब्याह बर्थडे हो सके, उसके लिए बहुत बढ़िया है, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर संवैधानिक समस्या है और संविधान हाथ से जा रहा है, और अगर सामूहिक समस्या है और लोग इकट्ठे होकर आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं, तो राजनगर वाले पूरी ज़िंदगी सारे इकट्ठे होकर अगर जोर भी मारते रहेंगे तो एक दिन का नहीं उखाड़ सकते उनका, एक दिन का, क्योंकि वो करोड़ों में इकट्ठे हैं और आप सैकड़ों में इकट्ठे हैं। तो ताकत तो आपने पूरी लगाई, मेहनत तो आपने पूरी की, जल्दी में आपकी कमी नहीं, ईमानदारी में कोई कमी नहीं, जीवन आपने खवा दिया, पर परिणाम नहीं आएगा। और उसका रिजल्ट ये होगा कि जो बड़ी ताकतें हैं वो समय आने पे इन छोटे छोटे स्थलों को और छोटी छोटी जगह को भी खत्म कर देंगे। तो लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे खत्म कर देंगे, वो धीरे धीरे खत्म कर देंगे, जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे खत्म कर देंगे। ये आपने बनाया कैसे? क्योंकि आपकी जेब में 4 पैसे आए। 4 पैसे कैसे आए? क्योंकि आपको अधिकार से एक नौकरी मिली, अधिकार आपको बिजनेस करने का मिला, अधिकार आपको कमाने का काम करने का मिला। वो 4 पैसे में से 1 पैसा आपने समाज को दिया और आपने ये बनाया। अब अगर आपके 4 पैसे बंद कर दिए जाए तो 1 पैसा तो यहाँ आएगा नहीं, वो 3 पैसे भी लाने पड़ेंगे जो आपको बच्चों के लिए खाने और कमाने के लिए चाहिए। और बच्चों को काम देंगे नहीं तो बच्चे भी 4 पैसे कमा के लाएंगे नहीं। थोड़ा बहुत पेंशन आती है वो बंद हो जाएगी, ये मर मरा जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो क्या करोगे? मरता क्या ना करे। तो आपके दिमाग में ये बात तय हो गई है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और बाबा साहब ने कहा है कि बिना पढ़े आगे पढ़ नहीं सकते, और पढ़ना अच्छा भी है। दुनिया कोई आदमी इसको ये नहीं कह सकता कि पढ़ना नहीं चाहिए। जब पढ़ाने की गारंटी है, पढ़ाने की मजबूरी है, तो घर बेच के पढ़ाओगे आप, अनपढ़ नहीं छोड़ोगे। पर पढ़ाओ अच्छी बात है, पर पढ़ाने के बाद में अगर घर बेच के गया, बच्चे को काम नहीं मिला, तो अनपढ़ बच्चा क्या करेगा? पढ़ा लिखा बच्चा क्या करेगा? घर भी गया, बच्चा भी हमारा पढ़ा लिखा
का बेरोजगार हो गया, क्योंकि समस्या बड़ी है वहाँ और समाधान यहाँ छोटे छोटे कर रहे हैं हम, तो बड़ी समस्या से कैसे निपटोगे। और हमारा पूरे भारत में कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बड़ी समस्या से लड़ सकें, और हम ऐसे जीत जाएंगे चुटकी में। क्यों जीत जाएंगे? क्योंकि संगठन से संगठन लड़ता है तो आपस में हार जीत का चांस रहता है। राजनगर का ये जो संगठन है, मान लो इसका झगड़ा किसी कमर वाले किसी ऐसे ही संगठन से राजनगर में हो जाए, और जब तक उसके पीछे उसका संघ ना खड़ा हो तब तक आपके जीतने का चांस है, लड़ाई पूरी होती रहेगी। पर अगर उसके पीछे संघ खड़ा हो गया और आपके पीछे संघ नहीं है तो आप गारंटी हारोगे, फिर भी बैठ नहीं सकता। पर अगर कहीं कोई संघ बना हुआ है और पूरे देश के लोग इकट्ठे होकर बाद ताकत दे रहे हैं, इकट्ठे होकर जुटे हुए हैं, सारे बुद्धिजीवी वहाँ लगे हुए हैं, सारे पैसे एक साथ जा रहे हैं, पूरे देश को एक साथ मोबिलाइज करते हैं, एक साथ वो फरमान जारी करते हैं, तब राजनगर वाले कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? ना अखबार उनका, ना मीडिया उनका, ना कोर्ट उनकी, ना अदालत उनकी, ना पुलिस उनकी, ना पैसा उनका, ना जानकारी उनकी, ना लोग उनके। पर अगर राजनगर वालों के पीछे एक संघ खड़ा हो जो उनका पुराना खुद से पहले का संघ है, तो फिर राजनगर वालों से कोई लड़ेगा कि नहीं? कहेगा अरे ये तो करोड़ों में है भाई, 120 करोड़ है, इनसे कौन लड़ेगा? दिमाग खराब है। अगर किसी एक बंदे को छेड़ दिया पूरे देश में हाहाकार बच जाएगा। ऐसा हाहाकार सरदारों का 2 करोड़ों का जो 2 करोड़ लोगों का संघ है बात उनका करता है। एक भी कहीं पगड़ी अगर चेक भी होती है एयरपोर्ट पे तो भारत की विदेश मंत्रालय को ये कहना पड़ता है हमारे आदमी पगड़ी क्यों चेक करें, वो सब में तूफान मचा देते हैं। ऐसा संघ मुसलमानों का है। मुसलमानों को अगर यहाँ कहीं कुछ होता है तो पूरे मुसलमान कंट्री उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पर ऐसा संघ यहाँ बुद्धिस्टों का भी नहीं है। हालांकि श्रमणों में हम बुद्धिस्ट की बात नहीं करते क्योंकि श्रमण सारे लोग हैं, पर एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि बुद्धिस्ट की पिटाई हो जाए, भक्ति की पिटाई हो जाए तो कोई बुद्धिस्ट कंट्री नहीं आता। कारण क्या है? खुद ही जब इकट्ठे नहीं है तो आपके पीछे खड़ा कौन होगा? जब आप एक जगह एक माला में नहीं पूरे होंगे तो आप उस सिस्टम में जाएंगे कैसे? तो ये जो पुराना हमारा समण है, संघ है, इस समण संघ की तारीफ बुद्ध ने की। एक बार आपको याद होगा, आप अपने भाषणों में कहते हो कि मत्स्याकार नाम का एक मंत्री था जो बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि ये जो बच्ची लोग हैं इनसे हम रोज़ जूते खाते हैं, कितनी बार इनसे युद्ध हुआ, हम हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? तो राजा ने भेजा मंत्री के पास, बुद्ध के पास जाओ, बुद्ध से पूछ के आओ, बड़े ज्ञानी हैं। तो बुद्ध के पास आके याचना करता है कि बुद्ध बताओ, हम बच्ची के साधारण लोगों से हर बार युद्ध हार जाते हैं। साधारण लोगों से कितनी बड़ी बेचैनी है। सैनिक हो तो समझ में आता है, साधारण लोगों से हार जाते हैं। हमें बताओ कि जीत का रास्ता क्या है? अब बुद्ध तो हिंसा की बात करते नहीं, पर आनंद को बताते हैं कि आनंद, जो पुराने उनके नियम हैं, अपरिहार्य नियम। अपरिहार्य मतलब अपरिहार्य, जो हार से परे हैं, जिनको कोई हरा नहीं सकता, अजय नियम है। उनमें एक नियम ये भी है कि जो लोग साथ साथ बैठ के सतीपात बाहुल करते हैं और लगातार बैठ के मिलते जुलते रहते हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता। ये वो पुराना समर संघ है जिस समर संघ ने सिद्धार्थ गौतम को देश निकालने का आदेश दिया, जिस सिद्धार्थ गौतम को संघ में प्रवेश कराने के नियम बताए, और जब सिद्धार्थ गौतम ने बात नहीं मानी कोलियों से युद्ध करने की तो उनको देश निकाला गया। ये वही समर संघ है। ये वही समर संघ है जो बच्ची लोगों के यहाँ सीधे साधे लोग मिला करते थे और हर बार राजा की सेना को मार देते थे, हरा देते थे, क्योंकि इकट्ठे थे। पर अभी लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी तो बाबा साहब ने बड़ा आसान रास्ता कर दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी, संविधान कहता है ले जाओ अपनी हिस्सेदारी। पर लोगों को ऐसा बताया गया कि संख्या का मतलब है MP MLA होनी चाहिए। भाई MP MLA तो आपके पूरे, आप बता दो अगर एक शिफ्ट खाली नहीं हो, आपका रिजर्वेशन जरूर आधा रहा है, आपकी नौकरियां आधी नहीं है, आपका जो एजुकेशन में रिजर्वेशन है वो नहीं मिला पूरा, जो प्रोफेसर है उनको पूरी नौकरी नहीं मिली। पर भाई MP MLA या जो आपकी काउंसिलर की जो राजनीतिक सीटें हैं वो कभी खाली, वो पूरी नहीं है। तो ये बात गलत है कि अगर हमारे प्रतिनिधि वहाँ होंगे तो हमारा अधिकार मिलेगा या बचेगा या बढ़ेगा। ये गलत बात है, इसमें जाने कोई फायदा नहीं। आप 1000 बार लोगों को चुन लो, आप अपनी पार्टी चुनो या किसी की पार्टी चुनो, अपना प्रतिनिधि भेजो, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके पीछे संघ नहीं होता उसका प्रतिनिधि भी बेकार होता है, लुल्लू होता है, उसे कोई नहीं पूछता, भगा देते हैं उसको, वो आता भी दूसरे नाम पे। पर जिसके पीछे संघ खड़ा होता है उसका एक भी मेंबर ना हो तो भी उसकी बात मानी जाती है। नहीं है तो उदाहरण देख लो हरियाणा में जो सर छोटू राम थे
वो कहते थे अरे जाटो इकट्ठे हो जाओ, नहीं मारे जाओगे। जाटों को समझ में आ गया, इकट्ठे हो गए, संघ बना लिया, जाटों की सरकार आ गई। पर अभी तो जाटों की सरकार नहीं है, पर चलती जाटों की है, सरकार बेशक नहीं है। वहाँ जाटों के विरुद्ध कोई फैसला करके दिखा दे, अगर किसी में हिम्मत है, उनका संघ खड़ा हुआ है पीछे। और अभी का संघ है कुछ ज़्यादा, तो सर छोटू राम की बात तो अभी की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो हम तो संख्या में 120 करोड़ हैं, समण हैं, बमण तो हमें से कोई है नहीं। इकट्ठा ही तो होना है। इकट्ठे होने के लिए करना क्या है, पैसा खर्च होना नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। कुछ बीमारियां जो संगठनों में होती हैं और संघ में नहीं होती हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर दी गई हैं, वो अलग कर दी गई हैं। ये जो संघ के नियम है पुराने लाए गए हैं, पुराने निकाले गए हैं। इसमें पद नहीं है, इसमें पोस्ट नहीं है, इसमें मंच नहीं है, इसमें माला नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, इसमें भाषण भी नहीं है। भाषण की बड़ी बीमारी है। 15 तारीख को, हाँ जी सर, 15 तारीख को नियम बना, कमेटी बनी 22 लोगों की। उस 22 लोग कमेटी में मैं नहीं था। उन्होंने कहा भाई मिनट टू मिनट कमेटी है, ये चलाएगी कार्यक्रम। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, कार्यक्रम में जो अपने विचार रखना चाहता है वो रखे। जिसने 10 आदमी कन्विंस किए, 10 आदमी को संघ में लेके आया है, 10 आदमी को संघ सिखाया है, उसको 2 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए। अगर कोई आदमी 20 आदमी जिसने जोड़े हैं पूरे साल में, तो उसको 4 मिनट मिलेंगे। ऐसे करके नियम बना दिया। कुछ लोग जो बाहर से आए, उनको कहा कि ये NRI है, इनको 5-5 मिनट मिलेंगे, उसी हिसाब से तय हुआ बोलने का। तो बहुत सारे लोग तो इसलिए नाराज़ हो गए कि उनको बोलने को नहीं मिला। अरे भाई काम तो किया नहीं, तुम बोलोगे कहाँ जा, तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, ये ढीली पे तुम्हारी मर्जी है, संघ तो संघ के नियम से चलेगा। तो ये देखा रहे, ये तो बीमारी है। ये तो जैसे शराबी को शराब नहीं मिलती और वो फड़फड़ाता है, जैसे अफीम को अफीम नहीं मिलती वो फड़फड़ाता है, वैसे जिसको बोलने की बीमारी हो, अगर उसको बोलने को ना मिले तो उसके कीड़े काटने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी इज्जत हो गई, 4-5 लोग छोड़ के चले गए तो चले गए। पर नियम बन गया कि भाई भाषण नहीं होगा, तो बोलोगे क्या, बोलना तो है, जुड़ने और जुड़ने पे बोलना है, संघ की आइडियोलॉजी पे बोलना है, और संघ और संगठन के अंतर पे बोलना है। ये काम की बात है, इस पर पूरे दिन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। पर ये कहो मैंने ये किया, मैं फलाना, मैं ढिलाना, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, फलाने मंत्री ने ऐसे किया, नहीं, उसका हमारा क्या काम है, उससे क्या लेना देना। बुद्ध एक बार एक आम के बाग में थे, आनंद ने पूछा आपके पास कितना ज्ञान है। तो बुद्ध वहाँ आम के पत्तों में से पत्ते उठा कहते हैं, आनंद जितने पत्ते यहाँ देख रहे हो, ज्ञान तो मेरे पास उतना है, पर काम का इतना ही है जो संघ का, जो आप लोगों का, बस इसी से काम चलाओ, बाकी इधर। एक बार जो बड़े भिक्षु हैं, जो महाकाश्यप हैं, वो गए आगे विपश्यना से आगे कुछ करने लगे। तो बुद्ध ने कहा कि क्या करोगे, जो कर लिया मैं बता तो रहा हूँ, अगर इसमें यकीन नहीं है तो कहीं भी खोजते रहो, पर जो मैं बता रहा हूँ तो उस रास्ते पे जाने की जरूरत, जितना है इसी में कल्याण हो जाएगा। फालतू की रिसर्च करने का कोई समय नहीं है, इसमें कल्याण करो, लोग कल्याण करो। तो हमारे पास पुराना संघ है, हमने क्या रिसर्च करनी है, हमने क्या उसमें करना है। जब बुजुर्गों का दिया हुआ है, महापुरुषों का दिया हुआ है, तो हमारे सीन निकले हुए हैं कि हम उस पर रिसर्च करेंगे। जब बाबा साहब ने कह दिया कि संघ में जाना है, ऑर्गेनाइज रहना है, तो हमें क्या बाबा साहब की बात मानी नहीं है। जब बुद्ध रोज कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, तो हम पागल हैं। तो हमने तो सीधे सीधे संघ के वही पुराने नियम निकाले और काम करना शुरू कर दिया। काम करना क्या शुरू किया, काम तो बहुत पहले चल रहा था 2002 से, पर अभी तेजी से चलने लगा। तो पता चला कि हमारे जैसे बहुत लोग हैं सोचने वाले, जो नेताओं से, नेतागिरी से, चंदे से, धंधे से परेशान हो चुके हैं और सब इकट्ठा होना चाहते हैं। तो ये संघ इकट्ठे होने का है, इसके लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसमें जो अक्रिय सदस्य हैं, 2 तरह के सदस्य होते हैं इसमें, एक जो संघ में सक्रिय काम कर रहे हैं और एक जो समण है। समण संघ की सदस्यता पैदाइशी होती है, जो व्यक्ति समण समाज में पैदा हो गया वो इसका मेंबर होता है। या जितने भी लोग हैं, अगर इनमें कोई वमण नहीं है तो सारे इसके मेंबर हैं, पर कुछ अक्रिय हैं और कुछ सक्रिय हैं। अक्रिय वो है जो अभी देख रहे हैं, दूर बैठे हुए हैं, पर समण है तो मेंबर तो हैं, वो तो उनका हक है। और सक्रिय वो है जो काम कर रहे हैं। तो सक्रिय सदस्य जितने भी हैं वो लगातार काम करते जा रहे हैं, और अक्रिय सदस्य और आते जा रहे हैं, सक्रिय बनते जा रहे हैं। पूरे देश में चल रहा है, अमेरिका के अंदर भी ब्रांच बन गई है, वहाँ भी काम चल रहा है, किताब आने वाली हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इसको कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा है, इसको एक व्यक्ति डायरेक्ट नहीं कर रहा है, इसको 2 व्यक्ति डायरेक्ट नहीं कर रहा, इसको 3 नहीं कर रहा। इसका सामूहिक निर्णय होता है 1 तारीख को हाउस में। जो सक्रिय मेंबर वो जानते हैं हाउस कैसे बैठता है, कैसे प्रस्ताव आते हैं, कैसे पास होते हैं, कैसे बहस होती है उन पर, कैसे उसमें ये देखा जाता है कैसे काम चलता है।
और जो नियम बताए जाते हैं उन्हीं पे चलता है। अच्छा, बुद्ध के सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी है संघ का कि अगर ये 27 तारीख को संघ में आ गए और काम करना शुरू किया और उसके बाद ये 29 तारीख को आए तो ये 2 दिन सीनियर हैं, उनसे काम करेंगे। तो ये बुद्ध का नियम है कि जो काम करना जब स्टार्ट करेगा उसका, हालांकि सीनियरिटी का जूनियरिटी का अधिकार पे और कर्तव्य पे कोई फर्क नहीं है। सभी व्यक्तियों के कर्तव्य और अधिकार बराबर हैं, जो उनकी ड्यूटी है वो भी बराबर है और जो उनके राइट्स है वो भी बराबर हैं। पर एक सीनियरिटी का सीनियर चलता है जो बुद्ध से लिया गया है कि ये सीनियर है, ये जूनियर है। उनके यहाँ तो ये थी क्योंकि भिक्खु बड़े भिक्खु को छोटा भिक्खु नमस्कार करता था, पर यहाँ ऐसा नियम नहीं है। यहाँ जो जिसको चाहे वो संगम नमामि करे, नमस्कार करे, जो पहले कर ले अच्छी बात है, जो ना करता हो अच्छी बात है, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर लोग समझदार हैं, काम करके जा रहे हैं। ये संघ है, ये संघ का वही नियम है, वही है इसके अंदर। आपका कोई भी प्रश्न अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। और अब जो चर्चा होगी, यहाँ जितने भी साथी बोलेंगे उनसे ये निवेदन है कि आप संघ में क्या अच्छा लगा आपको उसके बारे में बताएं, क्या खराब है उसके बारे में बताएं, कोई चीज़ अगर संशय है तो वो बताएं, बिना इकट्ठे हुए क्या हम बच सकते हैं उसके बारे में बताएं, अगर इकट्ठा होना ज़रूरी है तो कोई और तरीका इससे बेहतर है तो वो बताएं। जब तक कोई और तरीका नहीं है, संघ का तरीका है, तो संघ में कैसे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई डाउट है, कोई संशय है, कोई भ्रम है, कुछ भी है, खुल के पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात खत्म हो गई, संघ ने ध्यान से सुना, मैं संघ का आभारी हूँ, धन्यवाद। और जो भी बात करेगा, ये संघ का आसन होता है, ये नियम है हमारे संघ का। 2 कुर्सियाँ पड़ती हैं, एक हस्बैंड की एक वाइफ की। अगर कोई अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आया तो एक कुर्सी और पड़ेगी। जो भी बोलेगा वो यहाँ होकर बोलता है, जब तक यहाँ बैठे बात करेगा वो संघ का आसन रहेगा, संघ सुनेगा। और जब सभा खत्म हो जाएगी तो संघ की कुर्सी कोने में चली जाती है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इसके अंदर। धन्यवाद। साधु साधु साधु। कोई भी आदमी आए और अपना विचार रखें, और किसी से कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा है तो वो भी अपनी जिज्ञासा, अपने सवालों को पूछें। सभी से निवेदन है, एक से नहीं, सभी से, कोई आए बारी बारी से आए तो विचार जरूर रखें। जितने भी आए हैं सबसे निवेदन ये है कि चाहे 2 मिनट रखें, 5 मिनट रखें, अपने विचार जरूर रखें। संगम नमामि धम्मम नमामि। BL बैरवा, रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक CSF, द्वारका सेक्टर 19 में रह रहा हूँ। सभी संगत को मेरा नमस्कार। बैठ जाइएगा। जो पहले मेरे से पहले सुधीर रंजन साहब और मेरे दूसरे साथी हैं, उन्होंने बहुत ही जो समण संघ है इसके बारे में अच्छी तरह गहराई से हम लोग सभी को समझा दिया है। और मेरा ये सुझाव है कि जो साहब ने बताया हुआ है, सुधीर रंजन साहब ने, हम लोगों को सभी चीज़ें तैयार मिली हुई हैं। बुद्ध विचारधारा बहुत पहले से है, अंबेडकर साहब की विचारधारा बहुत पहले से है, पेरियार जी की विचारधारा बहुत पहले से है, ज्योतिबा फूले हैं, उनकी विचारधारा हमारे पास बहुत पहले से है। मतलब हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत पहले से हम लोग को विचारधारा तैयार मिली है। अभी हम सभी को मिलके जो हमारा एक उद्देश्य है कि एक जैसे माला होती है, माला में एक धागे में पूरे ये सब अगर पिरो दिए जाते हैं तो एक अच्छा संगठन, संघ एक तैयार हो सकता है। आज वो दिन दूर नहीं, आप देख रहे हो कि हर, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, सभी जगह यातनाएं, असमानता सभी को झेलनी पड़ रही है। हमारे सभी साथियों को, हमारे सभी समाज को, जो इस विचारधारा में सभी को झेलनी पड़ रही है। हमारे जो प्रबुद्ध लोग बहुत हैं, कुछ इसमें लोग हैं जो एडवांस में हैं कि जो अपना इस समाज के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते, वो अलग ही अपना रास्ता में चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ हम लोग
ये जैसे सुधीर रंजन साहब हैं, ये सभी आप प्रबुद्ध लोग हो जो यहाँ आके और एक साथ अगर इकट्ठा हुए हैं, ये एक बहुत ही परम शक्ति है, सर्वशक्ति है, समझ रहे हो आप। कहाँ से बहन जी आई हुई हैं, सुल्तानपुरी से आए हुए हैं, भाई साहब सुल्तानपुरी से, गजरोला से आए हुए हैं, पालम से आए हुए हैं। तो मैं जितना सुना समझा है, तो हम लोग को एक शायद आज का जो दिल्ली संगीती समण संघ है, शायद इसका पर्पज़ भी यही है कि हम लोग को सबको एक साथ जोड़ना है। और जब जुड़ेंगे तो बोलते हैं ना, एक संगठन में शक्ति होती है, तो संगठन में शक्ति होती है। अगर एक लकड़ी होती है, पहले आप लोग सब सुन चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, अगर एक लकड़ी है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर उसको 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, 1000 आदमी, जहाँ इंडिया में हमारी जनसंख्या इतनी पॉपुलेशन है हमारे श्रमण संघ की, तो अगर वो हम लोग एक साथ रहें तो कोई तोड़ने का मतलब ही नहीं है। आपको बात बताऊं, जब शेर जंगल में रहता है और जब उसके पीछे एक साथ लेके भेड़िया लोमड़ी एक साथ जब संगठित होकर जब शेर के सामने जाती है, तो शेर को आखिरकार पीछे होना पड़ता है। इसलिए मेरा जो कहने का यही तात्पर्य है कि जो श्रमण संघ है, इसकी विचारधारा पे चलना है। संघ हमारे दुनिया भर के हैं, लेकिन विचारधारा सभी की एक होनी चाहिए। जब तक हम एक नाव में नहीं बैठेंगे तो नैया पार नहीं हो सकती, समझ रहे हैं ना। मैं आपको समझा नहीं सकता मैं, लेकिन वो मेरी भाषा में आ जाता है। आप सभी प्रबुद्ध हो, मैं सबसे छोटा हूँ, आप सबसे बड़े हो, मेरे छोटे भैया आए हुए हैं, बहन जी आए हैं, और मैं इतना कोई प्रवक्ता भी नहीं हूँ, मैंने कोई ज्ञानी हूँ, लेकिन जो विचारधारा है वो हम लोग को मिली हुई है, उसी को सब है जो आगे बढ़ा रहे हैं। और ये आप लोग अभी समय आ गया है, सभी को जितना है 1 से 1 और 1 11, गणित की भाषा में 1 और 1 2 हो जाते हैं, और 1 और 1 11 होता है। 11 उल्टा भी रखो तो 11 ही होंगे, और ऐसे सीधा रखोगे तो भी 11 होते हैं। उसका मतलब ये है संगठन में शक्ति होती है, 2 हैं, एक जैसे हैं, सिमिलरिटी है, इक्वलिटी है, समानता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए मेरा सभी प्रबुद्ध लोगों से है, मेरा कोई मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है सभी से। मैं तो क्वेश्चनों जो आप लोग बता रहे हैं मैं सुनने के लिए वो आता हूँ, मैं ग्रहण करना है। और अच्छा एक विचारक वही हो सकता है कि जो सबकी बात को सुने। सब हर जो छोटा बच्चा है, बड़े भी हैं, सबसे सीख सकते हैं। छोटा बनने में छोटा बन के ही बड़ा बना जाता है। जब पैदा होता है बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, नेक्ट होता है, उसको कोई किसी जात धर्म और किसी का कोई पता नहीं रहता है। लेकिन जो ये आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा है, ये बड़े बड़े होते होते सब विचारधारा अलग अलग फैल जाती है। मेन है वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था है ये हम लोग को सबको गड्ढे में लेके जा रही है। इसलिए हम लोग को वर्ण व्यवस्था में सभी को जोड़ना है, अपने साथियों को। जितना ये श्रमण संघ कर रहे हैं, आप लोग बहुत अग्रणीय हैं, सब लोग चल रहे हैं, अच्छी विचारधारा को लेके चल रहे हैं। तो मैं समय आप लोग का ज़्यादा न लेते हुए, सभी का नंबर 2-2 लाइन सभी का आना चाहिए, इसलिए मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करते हुए और सभी को संघम नमामि बोलता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद बैरवा जी। साधुवाद। बहुत अच्छे विचार रखे कृष्णा जी, आप विचार रखें, जोड़ने के ऊपर विशेष ध्यान दें। जिन साथियों के इस पर साइन ना हुए हैं वो प्लीज साइन जरूर कर दें। सबको नौ बुद्धा है। संघ पूरी आवाज
इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई संगठित नहीं होना चाहिए, कोई कह नहीं सकता कि संगठित नहीं होना चाहिए। संगठित तो बहुत ज़रूरी है। तो साल भर से जो हमारा समर संघ का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो भी श्लोक बोलता है और जो भी अच्छी अच्छी बातें तो उसमें